नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। बीजेपी को जो 3 राज्यों में जीत मिली है, वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। केंद्रीय आला कमान के सामने एक बड़ा सवाल है। उधर तेलंगाना में कांग्रेस को मिली जीत के बाद वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, इस नाम पर मंथन आला कमान पर छोड़ दिया गया है। बहरहाल इस बीच राज्य के चुनावी परिणामों का विश्लेषण जारी है। बीजेपी को हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में साफ जीत मिली है, जिससे उसकी 2024 में भूमिका को और मजबूत बना दिया है। महत्वपूर्ण ये भी है कि कांग्रेस को भले सीटें ना मिली हो, लेकिन उसका वोट शेयर बरकरार है। लेकिन इन 2 बड़ी पार्टियों की टक्कर में इस बार छोटी पार्टियों का एक तरह से सफाया बताया जा रहा है। आइए ग्राफिक के जरिए हम नज़र डालते हैं और समझते हैं। और सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों का अगर हम पहले ग्राफिक आपको स्क्रीन पे दिखाएं तो दर्शक देख पाएंगे किस तरह से ये हम सबसे पहले मध्य प्रदेश दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर आप 2008 में देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस 2013, 2018, 2023 कांग्रेस का वोट शेयर अगर 2023 में देखें 41% है, जो 2008 में 32% था। बीजेपी का 2008 में 38% वोट शेयर था और अब 49% है। और इन 2 बड़ी पार्टियों में जो डिफरेंस है वोट का देख सकते हैं, करीब 7-8% है। उधर जो अन्य है यानी अन्य पार्टियां हैं, 2008 में इनका वोट शेयर 30% था, जो कि अब 2023 में 10% रह गया है। और इसके बाद अगर हम छोटी पार्टियों पर नज़र डालें, मध्य प्रदेश की छोटी पार्टियों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा। बीएसपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, BADVP एक ट्राइबल पार्टी है, निर्दलीय, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो अगर आप ग्राफिक के ज़रिए देखेंगे इसमें सबसे नीचे अगर आप समाजवादी पार्टी और आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने 71 सीटें लड़ी थी, लेकिन एक भी नहीं मिली। पिछली बार एक मिली थी तो इस बार वो भी नहीं मिली। आम आदमी पार्टी ने 66 सीटों पे चुनाव लड़ा, एक भी नहीं मिला। BSP को अगर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने 181 सीटों पर चुनाव लड़ा था इस बार, लेकिन 2 भी नहीं मिली, जो पिछली बारी 2018 में जो 2 मिली थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनको 0 मिला। तो देख सकते हैं जो निर्दलीय थे 1116 निर्दलीय ने चुनाव लड़ा और इस बार कोई उनको जीत हासिल नहीं हुई। इसी तरह हम छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पर अब नज़र डालते हैं। छत्तीसगढ़ की जो वोटों की गिनती है, ये छत्तीसगढ़ का विधानसभा हमारे सामने। हम देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में महज 4-5% का अंतर है। आप देखिए 2023 में 43%, बीजेपी 47% और अन्य है 10%, जबकि 2008 में ये 21% थी। यहाँ पर भी अगर आप वो देखें किस तरह से जो अन्य पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, चुनाव लड़ा है। आम आदमी पार्टी ने 54 सीटों पे चुनाव लड़ा, BSP ने 59 सीटों पे चुनाव लड़ा, GGP ने 32 सीटों पे चुनाव लड़ा, उनको बस 1 मिली है। BSP को कोई नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी को 0 मिली है, कोई सीट नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा, 1 पर भी उनको जीत हासिल नहीं हुई। अब हम राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान में किस तरह से वोटों का गणित, वोट प्रतिशत है, वो आपके सामने हम आपके समक्ष रख रहे हैं। ये एक हमारा टीम ने जो आंकड़े दिए हैं, अगर आप देखें कांग्रेस को इस बार भी 40% वोट मिला है। सत्ता उसके हाथ से चली गई, कई उनके दिग्गज कैबिनेट के मंत्री हार गए, लेकिन 40% वोट है। वहाँ बीजेपी को 42% वोट है। वोट प्रतिशत का डिफरेंस 2% है। लेकिन अगर इन 2 बड़ी दिग्गज पार्टियों को ना देखें, हम अन्य का रुख करें तो आप देखिए 2008 में 29% था, इस बार सिर्फ 18% थी। अन्य पार्टियों का किरदार रह गया है। और यहाँ पर भी आप देखें सिर्फ BADVP जो ये है, इनको 3 मिली है। अन्यथा जो तमाम समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, 0। CPM पिछली बार के मुकाबले 2 भी नहीं मिली हैं सीटें। BSP ने 184 सीटों पर पूरा दाव लगाया, 184 सीटों पर, लेकिन उनको 4 भी नहीं मिली। इसलिए 4 भी नहीं मिली क्योंकि पिछली बारी जीत जो थी उसी का नुकसान हुआ है। तो ये हमारे सामने ये छोटी पार्टियों का इस तरह से क्यों ये स्थिति रही है, क्या कारण रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। आपको बता दें, हमारे साथ
प्रोफेसर बद्री नारायण समाज विज्ञानी मौजूद हैं और साथ ही संजीव राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। पहले प्रोफेसर बद्री नारायण, आपसे, आपका क्या आंकलन है, हमारी छोटी पार्टियों को क्या कारण है इसके पीछे जो एक तरह से सफाया हुआ? जी देखिए निधि, मुझे लगता है जो छोटी पार्टियों का सफाया इस बात से जुड़ा हुआ है कि उनके उद्भव के कारण क्या रहे हैं। उनके उद्भव के कारण रहे हैं कि वो समाज में जो छोटे छोटे तबके हैं या किसी के जो एस्पिरेशंस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उनको लेकर के उनकी पॉलिटिक्स खड़ी होती है। लेकिन जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स उन सारे एस्पिरेशंस को एड्रेस करने लगेगा तो फिर इनका तो रिलेवेंस खत्म होता जाएगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए दलित का इशू है, अगर दलित के इशू को बीजेपी या कांग्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से एड्रेस करने लगेगी या उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देने लगेगी, तो जो दलित ऑटोनोमस दलित आइडेंटिटी बेस्ड पार्टीज है उसका महत्व कम होगा। वो उनके बेस को अपने में ट्रांसफर कर ले जाएंगे, सोशल बेस उनका शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ही जो रीजनल आइडेंटिटी पर बेस्ड पार्टियां हैं, जैसे जैसे टीआरएस हुआ, या क्या मान लीजिए बिहार और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 250-300 पार्टियां इलेक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति होती है, बहुत सारी जातियों पर बेस्ड है, जातियों की अपनी पार्टियां हैं। तो वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे एस्पिरेशंस को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां अपने में कॉप्ट करती जाएंगी, उनको अपने में समाहित करती जाएंगी, वैसे वैसे इस तरह की छोटे दल जिनके उभार के जो कारण हैं या सोशल बेस हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बात कि कही है। जी प्रोफेसर बद्री नारायण, आपने महत्वपूर्ण बात की कि जो उन छोटी पार्टियों के लक्ष्य होते थे या जो जिन मुद्दों को लेकर ये अपनी प्रभाव बनाती थी, अगर वही मुद्दे राष्ट्रीय पार्टियां, बड़ी पार्टियां अगर एड्रेस करने लगेंगी तो इनका ये एक कारण हो सकता है। राजीव राय हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, आप क्या कारण देख रहे हैं? जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने बहुत इन चुनावों में दम लगाया लेकिन नहीं जीत पाए, क्या कारण आपका है? निधि जी, मैं अन्य पार्टियों के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जरूर अपनी बात कहूंगा कि हमने बहुत देर से दम लगाया। देखिए, एक बात सच्चाई है कि 5 साल तक चुनाव लड़ने वाली पार्टी से आप चुनाव के 5 दिन पहले जाकर चुनाव नहीं लड़ सकते। इस सच्चाई को मैं बेबाकी से स्वीकार करता हूं। पहले दूसरी बात, हम बड़ी उम्मीद में थे और हमसे कहा गया था, उम्मीद कल्पना वाला नहीं था, कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होगा। इंडिया गठबंधन की जो बात हुई, मैं तो पटना में भी था, बेंगलोर में भी था, और मुझे इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं दिख रहा था और कांग्रेस लगातार बात कर रही थी, तो हमने प्रयास नहीं किया। लेकिन लास्ट में जिस तरह से कांग्रेस ने व्यवहार किया, अब हम अपनी पार्टी का बंद तो नहीं कर सकते कि चलो वहां के कार्यकर्ताओं को हमने बोल दिया कि तुम कोई और पार्टी ज्वाइन कर लो, हम खत्म हो गए। लेकिन हमने एक सबक सीखा है, और ये जो कि अपनी पार्टी को लगातार हम मजबूत करेंगे। हमने अभी पार्टी कार्यालय खोलने के लिए जमीन खरीद लिया, अब हम लोग मजबूत करेंगे। रही बात की छोटी पार्टियां धीरे धीरे बंद हो जाएगी, निधि जी, तमिलनाडु है, उदाहरण दे रहा हूँ, आंध्रा है, वहां तो छोटी पार्टियां ही रीजनल पार्टियों से लड़ रही है, और आज भी है। जैसे अभी तेलंगाना में अगर कांग्रेस जीती भी तो बीजेपी दूसरे नंबर पर तो नहीं आ गई कि बीआरएस खत्म हो गई। तो बात ये नहीं कि छोटी पार्टियां खाली एक पर्टिकुलर इशू को, समाजवादी पार्टी समाजवाद के साथ जीती है, हमारे आइडियल लोहिया जी हैं, तो अगर उनके विचारधारा से कोई पार्टी हो और उसको बोलो कि खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ अतिशयोक्ति होगी। समाजवादी पार्टी की अपनी हमारी कमियां ये रही कि हमने 5 साल तक लगातार वहां काम नहीं किया। चुनाव से पहले कांग्रेस से जो इंडिया गठबंधन की बात हुई, तब भी हम कांग्रेस के भरोसे रह गए, और हमें आखिरी मौके पे अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना, तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि हम स्क्रीनिंग और ग्राउंड असेसमेंट कर सके। अगर ये हालात हमें 1 साल पहले भी पता होते हैं कि काफी देर से, बिल्कुल काफी देर से उतरे, और वाकई में अगर जो INDI गठबंधन है या गुट है, अगर उनको साथ आना है मजबूती से, तो उनको इस पर आगे बढ़ना होगा। प्रोफेसर बद्री नारायण, क्या अगर हम इसका एक और पहलू भी है, क्या ये माना जाए जिस तरह से बीजेपी की चुनावी मशीनरी कहा जाता है, आप खुद देखते हैं कि हर एक चुनाव या छोटा ही चुनाव क्यों ना हो, पूरी जान बीजेपी लगा देती है। तेलंगाना में भी देखिए किस तरह से 7 सीटें हासिल कर ली हैं। पहले सिर्फ 2 सिविक पोल में 2 सीटें जीती थी, उसके बाद कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती बीजेपी। ये अपने आप में पूरे सब नेतागण भी परिश्रम करते हैं।
आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने मेहनत की है और कांग्रेस के इस तरह से वोट शेयर कम नहीं हुआ है, भले ही सत्ता से हट गई हो, क्या दो बाइपोलर की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या दो बड़ी पार्टियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं? कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी? एकदम मुझे लगता है निधि जी, एकदम जो आपका प्रश्न में एक खास तरह का उत्तर भी शामिल है। सचमुच हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें कि टू पार्टीज इलेक्टोरल सिस्टम इंडिया में होती जाएगी। उसका कारण यह है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो बहुत ही एकोमोडेटिव हो रही हैं, पहले जैसा नहीं रह गई हैं। उन्हें डेमोक्रेसी के दबाव में बहुत सारे ऐसे दल, ग्रुप्स, जातियां, समूह, क्षेत्रीय आइडेंटिटीज के एस्पिरेशंस को एड्रेस करना पड़ रहा है, एकोमोडेट करना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी पार्टियां नहीं उभरेंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी उससे एक तरह से डाइवर्सिफाई होती है। डेमोक्रेसी में एक नई जिंदगी आती है, तो छोटी छोटी पार्टियां बनेंगी, क्योंकि वो नए नए एस्पिरेशंस को जो, क्योंकि देखिए इंडिया इतना बड़ा देश है और इतने समूहों का देश है और इतने तरह के एस्पिरेशंस का देश है कि वहां एक पार्टी से उम्मीद करना मुश्किल है कि वो एकदम सोन के किनारे के भी किसी कम्युनिटी को एड्रेस कर ले और गंगा के किनारे के भी किसी कम्युनिटी को एड्रेस कर ले। तो वहां तक पहुंचने में तो उस आधार पर हो सकता है निषाद हो के कोई छोटी पार्टी वहां बन जाए। लेकिन जैसे ही वो महत्वपूर्ण होने लगेगी, ये बड़ी पार्टियां उन तक पहुंचेगी और उनके डिमांड्स को, उनके एजेंडे को अपने में शामिल करके अपने डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करेंगी और उनको शामिल करते जाएंगी। क्योंकि इन पार्टियों की मजबूरी ये है, या सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि आपको अपने को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड नहीं करेंगे तो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। बिल्कुल एक्सपैंड करना है। राजीव जी, अभी आज ही अखिलेश यादव ने, हम कार्यक्रम में आगे बताएंगे, अखिलेश यादव ने कहा है कि लंबी लड़ाई है, समीक्षा करेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि ये लोगों की हार नहीं है, ये कांग्रेस की हार है। तो विपक्ष के लिए और जो आप लोग हैं, किस तरह से आपको लगता है आगे बढ़ना चाहिए? मंथन तो आप लोग करेंगे, लेकिन ये दो बड़ी पार्टियों के बीच में दखल भी बना रहे, क्योंकि लोकतंत्र में जितने चुनाव दल होते हैं सबकी राय शामिल होती है। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर बद्री नारायण ने कहा कि भाई अब बड़ी पार्टियां भी इतना व्यापक हो गई हैं कि तमाम गुटों को, दलों को, लोगों को, विचारों को समाहित कर रही हैं, तो किस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं? निधि जी, पहली बात का जो ममता बनर्जी जी ने कहा उस बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ता है ना। आप जब बड़ी पार्टी करती है तो ऐसा नहीं कि देश में खाली बीजेपी है और कांग्रेस है। बीजेपी अकेले अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी में 36-37 दल है और प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीने पहले ही एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जो सारे इंडिया के घटक दलों को बुलाकर उन्होंने एड्रेस किया था। यहाँ इस चुनाव में क्या हुआ कि कांग्रेस अकेले लड़ती रही, अपने सहयोगी दलों को जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो ये एक सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर बीजेपी से और बीजेपी के सहयोगी दलों के एनडीए गठबंधन से लड़ रहे हैं तो जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है, मैं चूंकि अब उस बात विवाद में उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन ये सही नहीं है कि माइन इज माइन, योर इज अवर्स। जो अगर मध्य प्रदेश है तो मेरा है, राजस्थान है तो मेरा है, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, जब हम बिहार में आएंगे तो हम बांटेंगे। तो ये सोच से मुझे लगता है कि अगर बाहर कांग्रेस निकल जाए तो ये कहना कि जो एस्पिरेशन है, देखिए छोटी छोटी पार्टियां जो जात के नाम पर बनी है उसमें कुछ हद तक आप डेंट लगा सकते हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि चाहे वो डीएमके हो या आईडीएमके हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, एक सच्चाई तो मानना पड़ेगा कि 70 से 80% पॉलिसी सारी पार्टियों का एक ही होता है, जो बेस्ट गवर्नेंस दे, जो डिलीवर करे, जो प्राइवेटों को फुलफिल करे, लोगों का उनके ऊपर भरोसा होता है। अब कांग्रेस तो यहाँ नहीं है। तो अगर आप एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए जो प्रॉमिस करेंगे उसको डिलीवर नहीं करेंगे, गवर्नेंस नहीं चलाएंगे, तो चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, वो दोनों विलुप्त हो जाएंगे। और if डिलीवर करेंगे तो क्या आपको लगता है कि अगले कई सालों में टीएमसी को आप खत्म कर देंगे, डीएम को खत्म कर देंगे, आईडीएम को खत्म कर देंगे, या आंध्रा की पार्टी को खत्म कर देंगे, या समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे? पार्टियां रहेंगी। बिल्कुल सही सर, जी खत्म करने की बात नहीं है, सिर्फ हम ये जो आंकड़े सामने आए वो आप दोनों के समक्ष रखा। जी मैं ये जो बड़ी तथाकथित बड़ी पार्टियां जिस सोच के साथ हैं, कभी कभी इन्होंने एक प्रयास किया है। अब जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया, पंजाब में अकाली दल को खत्म करने का प्रयास किया, ये प्रयास होता है, बड़ी बड़ी पार्टियों से प्रयास होता है।
और जी उस प्रयास को सफल नहीं इसलिए होगा कि हर पार्टी का लोकल लीडरशिप जो है वो अपने लोगों से जब जुड़ा होगा, प्रॉमिसेस में आज भी बोलता हूँ, चाहे बिल्कुल मेरी पार्टी क्यों ना हो, अगर हम प्रॉमिसेस पर खरे नहीं उतरेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, तो हम चाहे लाख वादे करें, हम भी बिल्कुल, खत्म हो आपने कहा जाएंगे, सबको डिलीवर करना है। करना होगा, परिश्रम करना होगा, एक्सपैंड करना होगा। प्रोफेसर बद्री नारायण, आप कुछ कह रहे थे, संक्षेप में मुझे कहा जा रहा है समय समाप्त है, आप बता दीजिए आप क्या कह रहे थे। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक तरफ बड़ी पार्टियां अपने को एक्सपैंड कर रही हैं, दूसरी तरफ छोटी पार्टियां अपने को स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट जैकेट की तरह बदलती जा रही हैं। जैसे बीएसपी का देखिए, उसने खुद दलितों के भीतर एक सेकंड लीडरशिप नहीं इवॉल्व होने दिया अपने, और उनके जो लीडर्स पैदा हो रहे दलित जातियों में एस्पिरेशन बढ़ रहा है पॉलिटिक्स के, तो बीजेपी में जा बिल्कुल रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसे ही हर हर इस तरह की छोटी पार्टी के साथ हो रहा है कि वो या तो फैमिली, या तो हायरार्की, या एक तरह की डेंसिटी की पार्टी बनती जा रही है। एक वो भी कारण बिल्कुल है, और दूसरा ये है कि उनको ये नहीं पता कि वो ऐसी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है जो आपने कहा 24/7 एंड 360 एज 5 डेज पॉलिटिक्स करती है। एक बहुत ही बिल्कुल वास्ट सिलेक्शन मशीन है। वो आपको खाने, वो वही जो शब्द ये नहीं होना चाहिए को खत्म करने के लिए, वो खुद जब पहुंचेंगी तो आप शामिल हो जाएंगे उनमें। वो एक तरह का बिल्कुल बिल्कुल। एकोमोडेशन है, प्रोफेसर बद्री वो नारायण, खत्म करना आपका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राजीव राय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनको अब और परिश्रम और साथ आकर एक्सपैंड कर कर चुनाव लड़ने की ज़रूरत होगी। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान से खबर कर। राजस्थान के चुनावों में हार के बाद कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा है कि मेहनत की लेकिन हार गए और इसकी समीक्षा होगी। सचिन पायलट डीसी से उतर के पहुंचे हैं और अब जो है सचिन पायलट जो है यहाँ आए थे और इस तरह से जो है देख सकते हैं आप जलवा है। लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, हम बैठकर चर्चा करेंगे कहाँ कमियां रह गई, क्योंकि पूरी ताकत से चुनाव लड़ा फिर भी कामयाब नहीं हो सके, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और बहरहाल पब्लिक ने हमको जो मैंडेट दिया है वो विपक्ष में बैठने का दिया है। अगर बदलाव होता, युवाओं को आगे लाया जाता तो इसका फायदा मिलता। नहीं, वो तो चर्चा पार्टी का काम है, लेकिन हम लोग अपना फीडबैक देंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं। तो जो भी हम लोगों को डिस्कशन करना है पार्टी प्लेटफॉर्म पर करेंगे, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमें पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से अच्छा चुनाव लड़ा, फिर भी हम कामयाब नहीं हुए, इस बात का हमें खेद है। आपने पहले भी अपनी बात प्लेटफॉर्म पे रखी है पार्टी में, एक बार फिर से प्लेटफॉर्म पे रखने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो पार्टी में चर्चा करनी पड़ेगी ना भाई, इतना बड़ा चुनाव हुआ है, फिर चुनाव आ रहे हैं और लगातार हम लोग काम करते रहे, भी हम कामयाब नहीं हुए। इस बात का खेद कार्यकर्ताओं को भी, हम सबको है, लेकिन हम लोग एक मजबूत विपक्ष आज हैं और पूरी ताकत से जनता के बीच में रह के नई सरकार को काम करने के लिए मजबूत करेंगे। 23 की हार से 24 और 28 के लिए कितने तैयार हैं आप? हम तो अभी चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन पार्टी के स्तर पर हम सभी कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए। ये है सचिन पायलट जिनका कहना है कि इस हार से हमने समीक्षा लिया है, पार्टी प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात रखूंगा और पार्टी में पहले भी अपनी बात जो रखी है वो प्लेटफॉर्म पर। रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। और आइए टोंक से आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से अब मिजोरम की बात करते हैं। आज मिजोरम विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान हुआ था। इस बार जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM ने 40 सीटों में से 27 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है और वो सरकार बनाने जा रही है। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF को 40 में से 10 सीटें ही मिली हैं, जबकि बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई है। साल 2018 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी। और आइए सुनते हैं लालदू होमा, जो नेता है ZPM के, उनका क्या कहना है। Yeah, we are very happy and enthusiastic, and I thank God and the people of Mizoram for returning to us. What were the reasons do you think that the people have voted for you? There are many reasons of disappointment on the part of the people against the government. That is the main reason, and they have a high expectation of having a better government, more efficient government, and a corruption-free government. And the farmers, they are expecting us to buy their produces, which we committed to themselves, and we are going to do this. What would be your priorities when you? Our main primary priority will be buying of identified 4 crops from the farmers, which we have committed, and we are going to honor our commitments.
उधर हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस की हार पर आखिरकार ममता बनर्जी का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा ये कांग्रेस की हार है, लोगों की नहीं। ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के कुछ दलों ने भी वोट काटे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विचारधारा के साथ रणनीति की भी जरूरत है। और कोलकाता से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री और सुप्रीमो ममता बनर्जी आज कांग्रेस के लिए एक कड़ी वार्ता दिए है। वो ये है कि कांग्रेस को सीट शेयरिंग की जो ढांचा है, जो एग्रीमेंट है, वो चुनाव से पहले बना लेना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया अलायंस के जो मित्र पक्ष है उन्होंने भी कांग्रेस के वोट काटे हैं, ये बात मानना पड़ेगे। और अगर ये नहीं होता, अगर ये वोट कटिंग नहीं होता तो शायद इन चुनाव में नतीजा कुछ और होता। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हमें अब अपने गलती से सीखना चाहिए। और अगर हम तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता को कोट करें तो उन्होंने कहा है कांग्रेस को अपने ज़मींदारी वाली जो एटीट्यूड है उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्चुअलाइज करूं, इसका मतलब ये निकलता है कि इंडिया पार्टीज ने साफ साफ कांग्रेस को एक वार्ता दिया है, सीट शेयरिंग के बात करिए। ये वार्ता तृणमूल ने पहले भी दिए थे, लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं थे। इस चुनाव के बाद कांग्रेस कहा था देखा जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर आप पहले कर लेते तो शायद नतीजा और कुछ हो सकता, क्योंकि देखिए वोट तो कटे हैं इंडिया अलायंस के जो आपके मित्र पक्ष है। और कांग्रेस के लिए एक वार्ता है इंडिया अलायंस के पक्ष की तरफ से, सीट शेयरिंग के बाद तुरंत करिए। 24 में बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अपने गलती से सीखना पड़ेगा। सीट शेयरिंग के टॉक्स को आगे बढ़ाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि हमें अपने गलती से सीखना चाहिए, ये कांग्रेस की हार है। और इससे ये चीज़ साफ हो जाता है कि अब इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग के जो डिस्कशन होनी चाहिए वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तो कांग्रेस के लिए इंडिया अलायंस के मित्र पक्ष से एक कड़ी वार्ता है, सीट शेयरिंग का टॉक्स आगे बढ़ाइए। यही एक रास्ता है कि आप बीजेपी को हरा सकता है। साथ साथ ममता बनर्जी का ये भी वार्ता है कि आइडियोलॉजी के साथ स्ट्रैटेजी भी चाहिए होता, और अब स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत का इतिहास रच दिया है, लेकिन अब उसके सामने सवाल है कि अगला मुखिया कौन बनेगा। शिवराज सिंह चौहान पिछले 16 सालों से ज्यादा मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, लेकिन इस बार केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारे जाने से समीकरण बदल गए हैं। मध्य प्रदेश की 163 सीटें जीतकर बीजेपी ने 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया है। नारे भी लगे एमपी के मन में मोदी। तो अब सवाल है कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का नया मुखिया। इस बार किसी एक नेता के चेहरे पर नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व के सहारे पार्टी ने चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में 2 केंद्रीय मंत्री सहित कुल 5 सांसदों ने जीत हासिल की। इनमें से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की रेस में हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तोमर चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक थे, लेकिन बेटे के वायरल वीडियो से उनकी दावेदारी कमजोर हुई है। प्रहलाद पटेल कद्दावर ओबीसी नेता हैं, लेकिन उनका रुख सख्त है और उनकी छवि सर्वमान्य नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय रेस में है, लेकिन कई बार अनर्गल बयानबाजी और बंगाल के नतीजे उनकी राह का रोड़ा हैं। वीडी शर्मा की रणनीति सुर्खियों में है, लेकिन ब्राह्मण होने की वजह से उनको आगे लाने पर सवाल हो सकते हैं।
सिंधिया भी इस रेस में बहुत आगे हैं, लेकिन एक तो वो कांग्रेसी पृष्ठभूमि से हैं, दूसरा उनके नाम पर प्रदेश में गुटबाजी हो सकती है। हालांकि हर नेता का यही कहना है वो रेस में नहीं है। में से कोई अपने बारे में कोई फैसला नहीं करता। एक बड़े मिशन के हिस्सा हैं हम, कार्यकर्ता हैं। हमारे बारे में जो भी काम हमारी पार्टी तय करती है वो काम हम लोग करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आज हूं और जिंदगी भर रहूंगा। उसी सोच और विचारधारा के साथ उसी श्रेणी में मैं कार्य कर रहा हूं। अभी लोग अगर राजनीति में, राज्य की राजनीति में वापस लाए जा रहे हैं तो मैं तो इसको शुभ संकेत मानता हूं। फिलहाल सबसे कद्दावर शिवराज ही नजर आते हैं। उनकी लाडली बहना योजना दोबारा पार्टी को सत्ता में लेकर आई है। ओबीसी होना और मेहनत भी उनके हक में जाता है, लेकिन अब पार्टी में उनकी योजना पर ही सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो लाडली योजना नहीं थी, ठीक है। राजस्थान में लाडली बहना योजना ठीक है। ऐसा है कि योजनाओं का सबका थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं पड़ा, पर कुछ लोग बिल्कुल पेंट करने में लगे हुए हैं। आप में से आपके पत्रकार कि सिर्फ सरकार इसीलिए आई, मैं उनको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा और हो सकता है कि इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जल्द हो जाए, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि ये सारी कवायद 16 दिसंबर से पहले हो ही जाएगी। भोपाल में अपनी सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, आपकी वीटी में हमने देख लिया किस तरह से इतने सारे नाम हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे हलचल क्या है, सरगर्मी क्या है? क्योंकि एक ये भी बात कही जाती है जिसका नाम आ जाए वो नहीं बनते। तो अब उधर से क्या आंकलन? शाम हो चुकी है, शाम के 6 बज चुके हैं, क्या आंकलन आपका? 6:40 हो गए, लेकिन अभी तक तो फिलहाल यही है कि जो नाम सुर्खियों में है वो यही नाम है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में सबसे आगे दौड़ ही रहे हैं, क्योंकि लगातार जब हमने ये बात कही तो उससे पहले भी ये विश्लेषण में आया ही कि कैसे 165 से ज़्यादा उन्होंने रैलियाँ और रोड शो किए हैं और साथ ही साथ क्या उनका कद है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो 80 से के आगे जो नाम जो भी गए हैं 230 उम्मीदवारों के, उसमें सब के सब शिवराज खेमे के ही हैं। तो ये सारी बातें उनके पक्ष में जाती हैं, लेकिन बीजेपी है, कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। कई सारे नाम आए और कई बार हमने देखा है कि बीजेपी ने कैसे चौंकाने वाले नाम दिए हैं। ये ज़रूर है कि सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है। हम बीजेपी के दफ्तर में ही बैठे हैं और जब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हुई थी तब बीजेपी दफ्तर के ठीक 10 मीटर के बाहर पर 3 कटआउट लगे थे। उसमें शिवराज सिंह चौहान नहीं थे, न वी.डी. शर्मा थे, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जेपी नड्डा थे और अमित शाह थे। तो इन इशारों से बहुत कुछ समझा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जितनी सीटें आई हैं उसमें माना यही जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान, उनकी योजना और उनके नेतृत्व का ही ये योगदान है, जिसको पढ़ने में तमाम लोग और विपक्ष भी विफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन चारों राज्यों में नज़र बनी रहेगी। बहरहाल आपको बता दें, संसद का शीत सत्र आज से दिल्ली में शुरू हुआ है। ये छोटा सत्र है 22 दिसंबर का। इस पर रिपोर्ट दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ये 22 दिसंबर तक चलेगा, यानी छोटा सत्र है, लेकिन पहले ही दिन इशारा मिल गया है कि इस सत्र में भी कामकाज किस तरह होना है। आज सबकी नज़र महुआ मोइत्रा के खिलाफ आने वाली सिफारिश पर थी, लेकिन इसे अब कल तक के लिए टाल दिया गया। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। 3 राज्यों में जीत की खुशी के बीच प्रधानमंत्री विपक्ष पर चुटकी लेने से नहीं चुके। फिर नसीहत दी कि संसद सत्र ठीक से चलने दे। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय
इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी को बीते दिनों की याद दिलाई। हम इस पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे, एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है, तो ये बीजेपी की जीत नहीं मोदी की जीत है। लेकिन लोकसभा में सोमवार को भी हंगामा हुआ। कांग्रेस और टीएमसी महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है। महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट पेश होनी थी वह अब आगे टल गई है। कांग्रेस महुआ पर बहुत सख्त कार्रवाई के खिलाफ है। अरे सारे बात तो प्रेस में आ गए, नई बात क्या कहेंगे हम लोग। सदन की बात सदन के अंदर होना चाहिए, सदन के बाहर पहले होते हैं। ये मोदी जमाने की नया एक मतलब उदाहरण की सदन की बात जो अंदर होना चाहिए बाहर पहले होते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। इस सत्र में कई अहम बिल आने वाले हैं। सरकार 21 बिल पेश करने की तैयारी में है। इनमें 7 नए बिल हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल भी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुडुचेरी में 33% महिला आरक्षण बिल है। मगर सवाल है क्या राजनीतिक दलों के टकराव के बीच और संसद में कामकाज आसानी से हो पाएगा। पिछले कुछ सत्र का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। कई बार सरकार के रुख की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई है, तो कई बार विपक्ष के रवैयों से भी बाधा आई है। जाहिर है इसका नुकसान दोनों पक्षों को झेलना पड़ा है। अब बस उम्मीद करें कि पिछले अनुभव से सबक लेते हुए सभी पक्ष अपने पुराने रवैये को बदलेंगे। नई दिल्ली में राकेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बात अब करते हैं चेन्नई की, तमिलनाडु की राजधानी की, जहां बस पानी पानी हो गया है। आपको बता दें तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश है। चेन्नई की सड़कों पर पानी में कार्स डूबी हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें किस तरह से यहां पर चक्रवाती मिचोंग के चलते तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत कई ज़िलों में बारिश का कहर जारी है। सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों का जीना एक तरह से मुहाल है। चारों तरफ पानी पानी है, सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। बारिश को लेकर जारी रेड अलर्ट के बीच तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। चक्रवात मिचोंग को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि मिचोंग के कल तक नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है और इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवा चलेगी। और इसी खबर के साथ देश की बात में इतना ही।